26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी जस्टिस वर्मा के घर पहुंची। टीम 45 मिनट वहां रुकी और खास तौर पर उस स्टोर रूम की जांच की जहां जले हुए नोटों की बोरियां मिली थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं तो यह पैसा उनके घर में कहां से आया। जस्टिस पाटिल, आपने न्यायपालिका में लंबा वक्त बिताया। एक जज के घर इतनी बड़ी नकदी मिलना क्या दर्शाता है? एमएलए के घर में मिलेंगे, एमपी के घर में मिलेंगे, मिनिस्टर के घर में मिलेंगे, कई अदर जगह मिलेंगे, लेकिन जिनको हम ईश्वर समझते हैं, माता पिता समझते हैं, उनके घर में पैसा मिलना बहुत एबनॉर्मल है। और ये दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। लेकिन ये हो रहा है और ये हो गया है। और ये दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? तो एक ही विश्वास की जगह थी देश में, आज के माहौल में 10 साल में एक ही जगह थी कि जहां लोगों को लगता था कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब मैं जज था तब से मैं कहता हूं कि हम लोग जजमेंट देते हैं, न्याय मिलता है ऐसा भी नहीं है। चलो ठीक है, कई कई मैटर में न्याय मिलता है, लेकिन हम जजमेंट देते हैं, न्याय होता है ऐसा हमारा दावा नहीं है। तो भी एक ही होप है आज, जुडिशरी। और हम जैसे एक्टिविस्ट को तो मैं बोलता हूं कि हम तो उनको ईश्वर मानते हैं। इतनी बड़ी नकदी मिलना न्यायपालिका की साख पर बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन अगर यह साजिश है, जैसे जस्टिस वर्मा कहते हैं, तो हमें यह जानना होगा कि इसके पीछे कौन है। दोनों ही स्थिति में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। घटना, कर्म और सवालों की शुरुआत 13 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगती है। फायर ब्रिगेड पहुंचती है, आग बुझाती है और एक अलग कमरे में नकदी का भंडार देखती है। लेकिन तत्काल यह खबर दबा दी जाती है। फायर ब्रिगेड के मुखिया श्री गर्ग कहते हैं कोई नकदी नहीं मिली। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने खुलासा किया। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चिंता जताते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद ट्रांसफर करने का आदेश देता है, फिर उसे वापस ले लेता है। जस्टिस वर्मा का दावा, यह कमरा मेरी कोठी से अलग था, एक दीवार में बटा हुआ है, कोई भी वहां आ जा सकता है, ये नोट मेरे नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। तब सवाल यह है, अगर नोट जस्टिस वर्मा के नहीं थे तो वहां कैसे पहुंचे? क्या कोई ऊपर से टपका या किसी ने रखा? दूसरा, फायर ब्रिगेड ने इसे क्यों छुपाया? क्या उन्हें ऊपर से आदेश मिला था क्या? तो जस्टिस पाटिल, आपसे सवाल है। पाटिल साहब, ये तो फायर ब्रिगेड के मुखिया का बयान पहले नकारना और बाद में बदलना कि हाँ नोट थे, क्या संकेत देता है सर? नहीं, बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। अभी कोई एक तो रिपोर्ट ऐसा है कि जब उनको मालूम हुआ कि उनका घर जल रहा है, भोपाल में थे वो, किसी फंक्शन में गए थे, तो उनके ऊपर कोई परिणाम हुआ नहीं। उनको मालूम था कि घर जलने वाला है, क्या मालूम नहीं अभी इसके ऊपर बोलने में। और हमारे तर्क चलते नहीं है। लेकिन जज के घर में पैसे, तो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी करी, सही रिपोर्ट दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इंक्वायरी करी, अभी चालू है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इनका तबादला हुआ, ऐसा बोलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के तिवारी नाम के प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन के, से बोले कि हम इनको यहाँ आने नहीं देंगे और हम उनको यहाँ काम नहीं करने देंगे। इसका मतलब है कि उनका इलाहाबाद में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट के पहले ये कई शुगर फैक्ट्री के एडवाइजर थे, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, तो भी उनको बनाया। उस समय चीफ जस्टिस या चंद्रचूड़ कोलेजियम में थे। चंद्रचूड़ ने इसके ऊपर इसको नजरअंदाज किया और उनको जज बनाया। तो वहां से शुरू होता है गंदगी, तो वहां से शुरू होती है। यदि इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी थी तो वो फिर जब सीबीआई को मालूम हुआ कि ये जज बने हैं तो सीबीआई ने इनका नाम ड्रॉप कर दिया। तो ये
जब ये कहते हैं कि ये मेरे पैसे नहीं है, मेरे घर में नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी उनका एक्सप्लेनेशन है वो तो लेना चाहिए। लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हमें जज की हिस्ट्री भी मालूम चाहिए। तो इनका जो इतिहास है वो तो काला लगता है। और बार एसोसिएशन इलाहाबाद, जहां से वो आए हैं, वो कहते हैं कि हम इसको नहीं लेंगे, काम नहीं करने देंगे। तो वो भी एक सपोर्ट है कि इनकी चाल चलन कुछ संशयास्पद थी, डाउटफुल थी, इसलिए वो भी बाहर नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने तबादला किया दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद, तो क्यों किया? तो वो भी जांच की एक सब्जेक्ट हो सकता है। और अभी आजकल की डेवलपमेंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एफआईआर किया है उनके खिलाफ। यदि किया है तो फिर मैटर खत्म है, इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बात ऐसी है कि जजेस की इम्पीचमेंट बहुत डिफिकल्ट होती है। 2/3 मेजॉरिटी है। हमारे गुरु ने, जस्टिस पीबी सावंत ने, एक जज स्पीकर थे उड़ीसा के, अभी मुझे याद नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस सावंत के घर जाके रिक्वेस्ट करी कि आप इंक्वायरी करो। उनका नाम सजेस्ट किया था प्रशांत भूषण के फादर जो है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक ही जज है कि जो इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी करी, जज को दोषी पकड़ा गया, तो भी कांग्रेस वाले ने 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनाई और उनको नहीं निकाला। सिर्फ उनको काम नहीं दिया, रिटायरमेंट तक वो बैठ के रहे। मेरा कहना है कि एक देश में ऐसा उदाहरण होना चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए कि यदि जज के घर में पैसे है तो उसकी इंक्वायरी लॉजिकल एंड तक करके उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। सिर्फ यहां से तबादला करेंगे तो कुछ फायदा नहीं, और वहां लोग आंदोलन करेंगे तो और जुडिशरी की बदनामी होते हैं। जुडिशरी एक ही सहारा है आजकल। 10 साल में हम देख रहे हैं कि एमएलए करप्ट है, एमपी करप्ट है, मिनिस्टर करप्ट है, प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, होम मिनिस्टर करप्ट है, लेकिन कुछ प्रूव होता नहीं। जैसे कि राफेल है, कई बातें हैं जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कुछ उसमें करता नहीं। ये सबको किसका डर है? हम गांगुली का भी देखा गोगोई का, तो उनको, वो पहले 4 जजेस जाते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, और वही गोगोई चीफ जस्टिस बनता है, तो फिर वो वही बात। तो ये जो हो रहा है, तो जुडिशरी में दाल काली है कुछ है, ये तो हमें सोचना चाहिए। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सभी अथॉरिटी को विनती करता हूं, अभी एक ही संस्था बची है जिसके तरफ हम आशा से देखते हैं। हमें कुछ लगता है कि ये हमारी होप है। हम यहां तक इशारा देना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि यदि देश को बचाना है तो ये जुडिशरी नाम की जो संस्था है उसको तो रखो, जिंदा रखो। और जजेस ने भी हिम्मत बांधनी चाहिए। जजेस ने भी देखो, उनको सब तरह का प्रोटेक्शन है। मैं जब कहता हूं कि वो ईश्वर है या माता पिता है, उनको आखिर तक, आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक सरकार उनकी फिक्र करता है, उनको पेंशन देता है, सर्वेंट देता है, सभी टेलीफोन के, मेडिकल के बिल सभी चुकता करता है गवर्नमेंट। तो भी इनको क्या जरूरत है किसी की चमचेगिरी करने की? जजेस को भी, अरे रिटायरमेंट के बाद पद लोगे, पैसे कमाएंगे, तो क्या साथ लेके जाएंगे क्या? नाम जो साथ आता है, ये अच्छा जज था। अभी हमारे कई दोस्तों ने जो घोफले किए हैं और बाद में कई पद लेके बैठे हैं, चंद्रचूड़ भी कई पद के लिए बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखानी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जहां हूं खुश हूं। यदि एक जज ऐसी भूमिका लेता है तो सबको सबक मिलता है। इन्होंने जब से ये सत्ता पर, जब से मोदी शाह सत्ता पर आए हैं, जिन जिन जजों ने इनको फेवर किया उनको उन्होंने कई गवर्नर बनाया, कई बनाया। शायद मुझे लगता है कि अभी जो चंद्रचूड़ की बारी है,
वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राह देख रहे हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इतिहास आपको नहीं माफ नहीं करेगा और आपका आत्मा भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी जजेस को विनती करता हूं, वर्मा का छोड़ो, यशवंत वर्मा जो है उसका इतिहास देखकर तो मुझे लगता है कि यशवंत वर्मा के घर पैसे मिले होंगे और मिले हैं, लेकिन सबूत दबाने की कोशिश है। क्यों दबाते हैं सबूत? ताकि जुडिशरी की साख रहे। दूसरा क्या है, या वर्मा की जो अपॉइंटमेंट हुई वही संशयास्पद थी, वही डाउटफुल थी, तो रिजल्ट तो मिलने वाला है। ये रिजल्ट ये आ गया है। जस्टिस पाटिल, एक बड़ी बात जो आपने कहा कि यह गंदगी की शुरुआत चंद्रचूड़ के समय पे हुई थी जब जस्टिस वर्मा की नियुक्ति हुई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन कहती है कि यह कोई कचरा घर नहीं है जहां इन्हें पटका जाए, और अभी वो झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे हैं। तो ये आपकी भाषा और इलाहाबाद की जो बार एसोसिएशन उसकी भाषा कैसे मैच करती है? वो भी गंदगी मानते हैं और आप भी गंदगी मानते हैं। नहीं, मैं तो उनके जो प्रेसिडेंट है तिवारी, उनका मैंने अभिनंदन किया है कमेंट में, और उनको मैंने बधाई दी है कि वो बोलते हैं कि मैं कभी किसी जज के सामने जाऊं और इनके सामने जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। तो इसके लिए उनको उनके हिम्मत और उनका जो उन्होंने दिखाया है रवैया, उसके लिए वो प्रेसिडेंट सभी बार के मेंबर और प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन इलाहाबाद, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और हम सब वकीलों ने भी यही भूमिका लेनी चाहिए। जज करप्ट है तो उसको टोको, रोको। अगर जांच कमेटी को जस्टिस वर्मा के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 3 बड़े फैसले ले सकते हैं। जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दी जा सकती है। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आदेश दिया जाएगा कि उन्हें कोई भी काम न दिया जाए। सीजेआई अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप सकते हैं, जिसके बाद जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। प्रमुख सवाल जो अनुत्तरित हैं, जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है, फायर ब्रिगेड पहले कैश मिलने से इनकार क्यों कर रही थी और फिर बाद में सच स्वीकार किया? जिस स्टोर रूम में यह पैसा मिला, क्या उसके सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं? सुप्रीम कोर्ट को अब तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं करनी पड़ी? क्या यह न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश थी या न्यायपालिका के अंदर ही कोई बड़ी सांठगांठ छुपाई जा रही है? यह मामला भारतीय न्यायपालिका की साख पर गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर दोषी हैं तो उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सभी सबूतों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि देश की जनता को न्यायपालिका की सच्चाई का पता चल सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की सच्चाई आपके सामने लाई जाए तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर जनता के मुद्दों के साथ एक अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।